स्तानिस्लावस्की की बुक चरित्र की रचना प्रक्रिया का तीसरा भाग, चरित्र के विभिन्न रूपायन। तो सर्व ने अगले दिन छात्रों के सपरिधान प्रदर्शनों का समीक्षात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने पहले सोनिया की ओर मुखातिब होकर कहा, यहाँ बहुत से अभिनेता और विशेष रूप से अभिनेत्रियां हैं जो अन्य चरित्रों के चित्रण या रूपायन के लिए अपने को तैयार करने की कोई ज़रूरत अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे सभी भूमिकाओं को अपनी निज की अभिरुचि के अनुरूप बना लेते हैं। अपनी सारी सफलता को वे अपने इसी गुण से संभव बनाते हैं। कोई भी वस्तु जो उनके दर्शनों से उनकी अपनी मानवीय, नैसर्गिक, व्यक्तिगत विशेषताओं को छुपा सकती है, वो अभिनेताओं को खतरनाक लगती है। अगर उनका भव्य स्वरूप जनसाधारण को प्रभावित करता है तो वे उसका प्रदर्शन करते हैं। अगर उनका सम्मोहन उनकी आँखों, चेहरे, वाणी एवं स्वभाव में निहित होता है तो दर्शकों के आगे वे उसका विज्ञापन करते हैं। तो हम खुद को उस चरित्र में परिवर्तित क्यों करें अगर हम वास्तविक जीवन की तुलना में किसी चरित्र की भूमिका में कम आकर्षक हैं? तुम खुद सोचो, तुम खुद को उस भूमिका में जितना पसंद कर रहे हो, वो चरित्र जब तुम्हारे साथ आकर जुड़ जाता है तो तुम्हें वो उतना अच्छा नहीं लगता। ये तो बड़ी गलती है। तुम्हें सामर्थ्य है, तुम खुद को ही नहीं अपनी रुचि भूमिका का भी प्रदर्शन कर सकते हो। बहुत से ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी सम्मोहन शक्ति पर विश्वास करते हैं और उस पर निर्भर भी करते हैं। अपने दर्शकों के आगे वे उसी का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि उनका आकर्षण उनकी अपनी भावनाओं की गहराई और उस स्नायिक सघनता में निहित है जिसमें वे भावनाओं को अनुभव करते हैं। वे प्रत्येक अभिनय अंश का प्रदर्शन उसी पर आधारित करते हैं और अपनी सुदृढ़तम नैसर्गिक विशेषताओं से युक्त करते हैं। तो स्तर के अनुसार इस मनोवृत्ति के अभिनेता वेशभूषा और रूप रचना की चिंता नहीं करते और उन्हें अपने प्रदर्शन की बाधा के रूप में देखते हैं। ये उनका व्यवहार भी उनकी बहुत बड़ी भूल है और उन्हें अपने को उससे मुक्त रखना चाहिए। उन्हें भूमिका से प्यार करना सीखना चाहिए क्योंकि उनमें निर्माण की रचनात्मक सामर्थ्य है। तो सर्व ने एक अन्य प्रकार के अभिनेताओं की विशेषताओं का भी निरूपण किया है। ये अभिनेता अपनी मौलिक रीतियों से जनसाधारण को पकड़े रहते हैं। अपनी भली भांति गढ़ी गई अभिनय की विभिन्न युक्तियों के माध्यम से वे रंगमंच पर अपने दर्शकों को पूरी तरह से प्रदर्शन के उद्देश्य को लेकर ही उतरते हैं। वे अन्य चरित्रों में रूपांतरित करने की चिंता क्यों करें यदि उससे उन्हें निज की ऊर्जा को प्रकट करने के अवसर नहीं मिलता। इसके बाद उन्होंने अभिनेताओं के तीसरे प्रकार की चर्चा की। ये तीसरे प्रकार के अभिनेता अपने चारों ओर देखने की और उससे कुछ ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। उनकी गणना वास्तव में अभिनेताओं में की ही नहीं जानी चाहिए। ये तथाकथित अभिनेता अपनी तकनीक और युक्तियों के प्रयोग में सबल होते हैं, लेकिन वे उन्हें अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें वे अन्य कालों एवं देशों के अभिनेताओं से ग्रहण कर लेते हैं। उनके चरित्र चित्रण अत्यधिक पारंपरिक और रूढ़ियों पर आधारित होते हैं। वे ये जानते हैं कि हर भूमिका किस प्रकार विश्व में परिव्याप्त रंगमंडल की प्रवृत्तियों को लेकर प्रदर्शित की जा सकती है। इन अभिनेताओं के लिए सभी भूमिकाएं सदा के लिए स्वीकृत स्टेंसिलों से निर्मित होती है। अगर ऐसा न होता तो साल के 365 दिनों केवल एक साधारण पूर्वाभ्यास के आधार पर ही हर एक को प्रदर्शित न कर पाते, जैसा कि कुछ प्रांतीय शहरों में होता रहता है। तो सर्व रंग कर्मियों को इस खतरनाक रास्ते पर चलने के खतरों से सावधान करते हैं। अभिनय की इस प्रणाली के संदर्भ में उन्होंने ये भी समझाया कि ये सोचना बहुत बड़ी भूल होगी कि रूप और वसाभरणों को से
बड़ी सावधानी के साथ चैन से कोई अपने को भीतर से बदल सकता है। अपने को इस प्रकार बदल लेने पर भी अभिनेता वास्तव में वो जितना शोभन या अवशोभन होता है वैसे ही बना रहता है। वो मात्र एक बाहरी रूप ग्रहण कर लेता है, एक नया बना बनाया आचार व्यवहार उसे मिल जाता है। अगर नाटक ऐतिहासिक है तो वो उसके युग की वेशभूषा धारण कर लेता है। अगर नाटक आधुनिक है तो आधुनिक परिधान पहन लेता है। अभिनेता चाहे कैसी भी रूप रचना ग्रहण कर ले, कपड़े पहन ले या व्यवहार करने लगे, रंगमंच पर वो वही बना रहता है जो वो वास्तव में है। होता यह है कि सभी रीतियों जो वो अपनाता है वे उसे और भी अधिक अपने समीप ले जाती हैं। तो सब ने अभिनय की इस प्रणाली को स्पष्ट करते हुए कहा था, तुम ये सोच सकते हो कि आंगिक चेष्टाएं, तुम्हारा चलने का ढंग और बातचीत करने की प्रणाली तुम्हारी अपनी है, लेकिन ऐसा है नहीं। वे सार्वभौमिक हैं। अभिनेताओं द्वारा लौह आवरण में ढाली गई सामान्य व्यवहारिकताएं जिन्होंने कला को व्यवसाय में बदल दिया है। अब अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें खुद को ऐसे रूप में प्रदर्शित करना है जिसे हमने कभी रंगमंच पर देखा नहीं है, अगर तुम अपने को वैसा ही दिखा सको जैसे कि तुम वास्तव में हो, अभिनेता ग्रिशा गोगोलकोव नहीं वरन मनुष्य, जो बड़ा ही विलक्षण होगा, क्योंकि वास्तविक मनुष्य जो तुम हो वो तुम्हारे अभिनेता से कहीं अधिक रोचक और प्रतिभा संपन्न है। हमें उसे देखने दो, क्योंकि अभिनेता गोगोलकोव तो वो व्यक्ति है जिसे हमने जीवन भर सभी रंगमंचों पर देखा है। मेरा यह विश्वास है कि ग्रिशा नाम का मनुष्य चरित्र अभिनेताओं की एक पूरी पीढ़ी का जनक होगा, लेकिन अभिनेता ग्रिशा कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, क्योंकि रंगमंच पर रबर की मोहर की तरह काम करना आश्चर्यजनक रूप से सीमित और भीतर तक घिसा पिटा है। ग्रिशा के बाद तोसर्व ने वान्या के अभिनय की समीक्षा करते हुए कहा, तुम्हारी अतिरेक पूर्ण अभिनय प्रणाली ने तुम्हें अपने मूल में अधिक दृढ़ता के साथ उपस्थित किया है। ये प्रस्तुतिकरण केवल तुम्हारा था और किसी भी बिंदु पर उसने उस बूढ़े आदमी को प्रतिबिंबित नहीं किया जिसे तुम रूपायित करना चाहते हो। स्तानिस्लावस्की की दृष्टि में एक प्रकार का चरित्र चित्रण वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, वो अभिनेता के साथ मात्र धोखा होता है और चरित्र को विकृत करने का कारण बनता है। ये ऐसी वस्तु स्थिति है जो रंगमंच पर कभी घटित नहीं होनी चाहिए। अभिनय का वास्तविक स्वरूप तो वो होता है जब अभिनेता अपने को पूरी तरह से मूल चरित्र के स्वरूप में समाहित कर देता है। इसे ही वास्तव में वास्तविक चरित्र चित्रण कहा जाता है। उन अभिनेताओं की चर्चा करने के बाद जो भूमिका के ऐसे चरित्र चित्रण से बचना चाहते हैं जिसके लिए अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः बदल देने की अपेक्षा होती है, तो सर ने उन अभिनेताओं के संदर्भ में बातचीत की जो ठीक इसके विपरीत अनेक कारणों से पूरी तरह से चरित्र चित्रण की दिशा में प्रयत्नशील होते हैं। तो सौर के अनुसार वे ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वे देखने में असाधारण नहीं हैं और उनमें अपनी भीतरी या बाहरी क्षमताओं के माध्यम से दर्शकों को भाव विभोर कर देने की सामर्थ्य नहीं है। निश्चय ही व्यक्ति के रूप में उन्हें व्यक्तित्व नाटकीय नहीं होते और ये बात उन्हें मजबूर करती है कि वे खुद को किसी चरित्र विधान में छिपाए और जो आकर्षण उनमें नहीं है उसे स्वयं में खोजने की कोशिश करें। इस अवस्था की संप्राप्ति के लिए उन्हें अत्यधिक परिमार्जित तकनीक और एक बड़े ही उच्च स्तर की कला चेतना की अपेक्षा होती है। दुर्भाग्य से ये विलक्षण और मूल्यवान प्रतिभा बड़े ही विरल रूप से मिलती है। फिर भी उसके बिना अभिनेता आसानी से युक्तियों और अतिरंजित अभिनय की गलियों में भटक जाता है।
चरित्र की रचना के लिए सही और गलत रास्तों की पहचान के लिए स्तानिस्लावस्की पहले एक अभिनेता को व्यक्तित्व की विभिन्न पक्षों की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिससे हम सामान्यतः परिचित हैं। उनका कहना है कि रंगमंच पर एक चरित्र को सामान्य रूप में रूपायित करना यथा एक व्यापारी, सैनिक, अभिजात पुरुष, किसान आदि आसान है। उदाहरण के लिए एक पेशेवर सैनिक सामान्य रूप से दृढ़ता से सीधा खड़ा होता है, सामान्य रूप से चलने के स्थान पर प्रभावपूर्ण रूप से अभिमान की मुद्रा में ग्रहण करता है, प्रदर्शन के लिए अपने कंधों को हिलाता डुलाता है, अपनी एड़ियों को बड़े प्रभावपूर्ण रूप में मिलाता है, स्वभावतः ऊंची आवाज में बोलता है। एक किसान थूकता है और रुमाल का इस्तेमाल किए बिना अपनी नाक साफ करता है, बेढंगे तरीके से चलता है और असंबंधित वाणी में बोलता है आदि। एक संभ्रांत व्यक्ति हमेशा एक ऊंची टोपी लगाकर चलता है, दस्ताने पहनता है, अत्यंत प्रभावपूर्ण वाणी में बोलता है, अपनी घड़ी की चेन से खेलना पसंद करता है आदि। ये सभी ऐसी सामान्य युक्ति है जिनसे ये चरित्र रूपायित हो जाते हैं। ये युक्तियाँ जिंदगी से ली जाती है, ये यथार्थतः प्रचलित होती है, लेकिन इनमें चरित्र की मूल भावना नहीं मिलती और न इनमें व्यक्तित्वता होती है। उनका यह भी मानना था कि वात्स्यायन और लियो ने कुछ ऐसे ही प्रदर्शन किए थे। इन दोनों के ही प्रदर्शन बड़े पारंपरिक, जीवन रहित और घिसे पीटे थे। अधिकांश नाट्य मंडपों में अभिनेता ऐसा ही करते हैं। ये जीवंत लोग नहीं होते, मात्र रीतिबद्ध आकृतियां होती है। तोस्तर ने एक अन्य प्रकार के अभिनेताओं की चर्चा भी की है जिनमें निरीक्षण की तीक्ष्ण सामर्थ्य होती है, जिससे वे बंदी बंधाई सामान्य श्रेणियों में अपने भेद प्रभेदों का चयन कर लेते हैं। वे सेना के व्यक्तियों में एक सामान्य सदस्य, सुरक्षा के प्रहरियों, पदाधिकों, घुड़सवारों, अधिकारियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों में अंतर कर लेते हैं। इसी प्रकार के अंतर के व्यापारियों, अभिजात वर्ग के लोगों तथा अन्य प्रकार के मानव समुदाय के बीच भी खोज लेते हैं। इन विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को वे उनके व्यक्तिगत स्तर के अनुरूप विशेषताएं प्रदान करते हैं। अभिनेताओं की एक तीसरी श्रेणी भी उन्होंने स्वीकार की है जिनमें सूक्ष्म निरीक्षण की सामर्थ्य उच्च स्तर की होती है। अभिनेता के इस प्रकार को समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि वे इवानोव नाम के एक सैनिक को जानते हैं जिसकी विशेषताएं किसी अन्य सैनिक में देखने को नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति निसंदेह सामान्य रूप से सैनिक ही होता है, लेकिन वो सुनिश्चित रूप से एक सामान्य सैनिक होने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत नाम के साथ कुछ अलग विशेषताएं रखता है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व के रूपायन में केवल कौशल्या को ही सफलता मिली है। उसने बड़ी ही सबल कलात्मक संरचना उपस्थित की थी। यह कैसे संभव हुआ, ये समझाने के लिए उन्होंने स्वयं कौशल्या से अपनी प्रक्रिया की विवेचना के लिए कहा था। कौशल्या के आदेशानुसार आलोचक के रूप में अपने विकास का पूरा इतिहास सुनाया था। तोस्तर ने उसके बाद कहा था कि तुम ये याद करके बताओ कि तुमने जब अपने को उस आलोचक की मुद्रा में पूरी तरह से जमा लिया था तो कैसा लगा था। कौशल्या के उत्तर में कहा कि मैंने अपने को पूर्णतः संतुष्ट अनुभव किया। अपने उस समय के मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हुए उसने कहा था कि सबसे पहले मैं जो कुछ कर रहा था और जैसा कुछ मुझे लग रहा था उसकी सच्चाई पर पूरी तरह से और ईमानदारी के साथ विश्वास किया था। फलस्वरूप उसमें अपने प्रति और जिस बिंब का मैंने निर्माण किया था उसकी सच्चाई में, उसके कार्यों के प्रति निष्ठा में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ था। ये आत्मविश्वास अपने में खोए व्यक्ति की आत्मचेतना से परिपूर्ण अभिनेता का आत्मविश्वास नहीं था। ये बिल्कुल ही अलग ढंग का था।
अपनी ईमानदारी के प्रति निष्ठा के समान। कौत्स्य ने इसके बाद अपनी उस मनोदशा को और भी स्पष्ट करने के लिए तौसर से कहा था, जरा सोचिए, मैंने आपके संबंध में कैसा व्यवहार किया था। मुझे में आपके प्रति बड़े आदर और श्रद्धा का भावना है। सामान्य जीवन में मैं आपके सामने स्वच्छंदता के साथ बात करने का साहस नहीं कर पाता। मैं ये भूल नहीं सकता कि मैं निर्देशक से बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया, आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण मूलतः बदल गया। मुझे ये भी लगा कि मैं आपसे नहीं वरन पूरी तरह से किसी और व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जिसे आप तथा मैं दोनों ही देख रहे हैं। यही कारण है कि मेरे साथ आपकी निकटता ने, मेरे भीतर बैठती हुई आपकी दृष्टि ने भी मेरे मन में किसी प्रकार की घबराहट नहीं पैदा की थी, बल्कि इसके बदले उसने मुझे उत्तेजित किया था। मैंने बड़े आनंद के साथ आपके चेहरे को पूरी कठोरता के साथ देखा था और उसी समय यह भी अनुभव किया था कि मुझे निडर होकर यह करने का अधिकार है। फिर भी क्या आप विश्वास करते हैं कि अपनी व्यक्तिगत चेतना के साथ मैंने कभी यह सब किया होता? किसी भी परिस्थिति में नहीं। एक अन्य व्यक्ति के शरीर में मैंने जितना चाहा उतनी दूर गया, और अगर आपके श्रीमुख के सामने मैं ये करने का साहस कर सका तो फ्लड लाइट के उस पार के दर्शकों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तौसर ने इसके बाद ये जानना चाहा था कि रंगपीठ के मेहराब के काले खोल में प्रवेश के अंतरतर उसे क्या लगा था। उसने जवाब में कहा था कि मैंने अपनी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। किसी और भी अधिक रोचक वस्तु ने व्यक्तिगत को अपने में पूर्णतः समाहित कर लिया था। इस वार्तालाप का समाहार करते हुए तौसर ने विचार व्यक्त किया था कि उन लोगों में कौत्स्य वास्तव में एक विवादी आलोचक के जीवन को जी रहा था। ये स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य चरित्र के भीतर होते समय भी निजी भावनाओं, संवेदनाओं और अंतर्वृत्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कौत्स्य ने संभव कर दिखाया। अब सवाल उठता है कि क्या वो एक स्वचरित्र मुद्रा के मुखौटे को धारण किए बिना उन्हीं भावनाओं को प्रदर्शन कर सकता है? शायद उसकी चेतना में गहरे वे बीज हैं जिससे एक और अरुचिकर व्यक्तित्व उत्पन्न हो सकता है। मान लो हम उससे यहाँ और अभी बिना किसी रूप रचना और वेशभूषा के उसे प्रदर्शित करने के लिए कहें। क्या आप ये सोचते हैं कि वो ये करने का साहस कर सकेगा? उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कौत्स्य ने कहा, क्यों नहीं? क्या मैंने बिना किसी रूप रचना की इस भूमिका को प्रदर्शित करने का साहस नहीं किया है? तौसर ने इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि मुख की समुचित भाव भंगिमा, आंगिक चेष्टाएं और चलने के ढंग अपना के बावजूद ये सब एक प्रकार से रूप रचना के बराबर ही है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिना रूप रचना के भी मुखौटा पैदा किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कौत्स्य से कहा था कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी निजी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करो। वे अच्छी बुरी कैसी भी हो, लेकिन वे तुम्हारी अंतर्निहित प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, और ये सब वो अपनी व्यक्तिगत चेतना के साथ किसी बिंब या स्वरूप में अपने को छिपाए हुए करो। कौत्स्य ने स्वीकार किया कि ये करने में उसे बड़ी शर्म आएगी। तौसर ने तब पूछा था कि क्या तुम्हें खुद को किसी चरित्र के बिंब विधान के पीछे छिपा लेने पर भी ऐसी अड़चन का अनुभव होगा? कौत्स्य को लगा कि ऐसी स्थिति में अपेक्षित बात को पूरा करना संभव होगा। तौसर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने छात्रों से पूछा था कि क्या तुम में इसे देख समझ रहे हो? मुख की मुद्राओं के प्रदर्शन के समय कुछ ऐसा ही होता है। हमने देखा था कि कैसे एक
सौम्य प्रवृत्ति का नवयुवक जो मुश्किल से किसी युवती से कर पाता है, अचानक बड़ा उद्यत हो उठता है और उस मुखौटे के पीछे से अपनी अत्यधिक अंतर्निहित रहस्यमय प्रवृत्तियों और विशेषताओं का उद्घाटन करने लगता है। ऐसी वस्तुओं का जिन्हें वो सामान्य जीवन में सौपन में भी दबी जवान में कहने से डरता है। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई है? उस मुखौटे और परिधान के कारण जिनके पीछे वो छिपा हुआ है। अपने निजी स्वरूप में वो उन शब्दों को बोलने का साहस नहीं करेगा जो वो दूसरे चरित्र के रूप में कह सकता है, क्योंकि वो उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है ही नहीं। क्या तुम सबने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि वे अभिनेता और विशेष रूप से अभिनेत्रियां जिनकी अपने को अन्य चरित्रों में बदलने की रुचि नहीं होती और जो सदा अपना ही प्रदर्शन करते हैं, खुद को रंगमंच पर सुंदर, अभिजात, करुणामय और भावनाशील व्यक्तियों के रूप में उपस्थित करना चाहते हैं? और ठीक इसके विपरीत भी होता है कि चरित्र अभिनेता धूर्तों, विकलांग व्यक्तियों, गंभीर प्रकृति के लोगों के रूप में उपस्थित होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने में बिंब की अधिक प्रखर रेखाएं, अधिक रंगीन भाव भंगिमाएं, अधिक साहसिक और अधिक आदर्श बिंबों का अनुभव होता है। ये सब नाटकीय रूप में बड़ा प्रभावपूर्ण होता है और जनसाधारण की स्मृति में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। चरित्र चित्रण जब वास्तविक स्थानांतरण के साथ होता है तो वो एक प्रकार का पुनरावतार होता है। ये बहुत बड़ी बात है। रंगमंच पर अभिनेता की बिंब रचना की अपेक्षा की जाती है, दर्शकों के सामने मात्र अपना प्रदर्शन करने का ही नहीं, रचनात्मक धरातल पर बिंब रचना भूमिका में अवतरित होने के लिए अनिवार्य स्थिति है। तो सर्व अगले दिन वान्या को अपने साथ लाए थे। उसकी आंखें लाल थीं और वो कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी यह हालत शायद इसलिए थी क्योंकि उससे कुछ परेशान से बूढ़े की भूमिका करने के लिए कहा गया था। मंच पर आते ही वो लड़खड़ाकर चलने लगा क्योंकि वो पक्षाघात का मरीज था। उसके इस प्रदर्शन को देखकर तो सर ने कहा कि ये अतिरंजित और जानवरों जैसा आचरण है। वान्या तब लड़खड़ाकर चलने लगा जैसे कोई जवान चलता है। तो सौर के अनुसार वान्या बड़ा आसान रास्ता अपनाते हुए केवल बाहरी रूप का अनुकरण कर रहा था, जबकि नकल रचनात्मक कार्य नहीं हुआ करता। उसके लिए यह अध्ययन बेहतर होता कि वो मनुष्य बुढ़ापे में कैसे व्यवहार करता है, लेकिन इस संबंध में उसके सामने साफ होना चाहिए कि ये खोज उसे स्वयं अपने भीतर अपनी प्रकृति में करनी है। इसके बाद उन्होंने उसे समझाया था कि बूढ़ा आदमी बदला हुआ व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर के लवण कम हो जाते हैं, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जोड़ जम जाते हैं। वे जंग लगे हुए लोहे की भांति किरकिराने और चरमराने लगते हैं। इसलिए उसकी आंगिक चेष्टाएं एकदम सीमित हो जाती है। उसके धड़ और सिर का लचीलापन कम हो जाता है। वो मजबूर हो जाता है कि अपनी बड़ी गतिविधियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे और फिर हरेक के लिए उसे तैयारी करनी पड़ती है। रंगमंच पर बूढ़े की भूमिका में किस प्रकार व्यवहार किया जाए, इसके लिए स्थानीय स्लावस्की ने कुछ और भी संदेश दिए हैं। उनका कहना है कि बूढ़े के प्रदर्शन में नाटक की कथा वस्तु द्वारा प्रदत्त परिस्थितियों और जादुई अगर दोनों से जुड़कर चलना होगा। अभिनेता के लिए अपनी प्रत्येक गतिविधि को सावधानी से लगातार देखते रहना अनिवार्य स्थिति है। उन प्रदर्शनों को देखकर तोसर और उसके सहयोगी रक्षा मानव संतुष्ट नहीं हुए। तोसर ने उन्हें अपना एक अनुभव सुनाया। उनकी भेंट एक बार एक 100 वर्ष की महिला से हुई थी जो कमरे में ही दौड़ सकती थी,
लेकिन इसके लिए उसे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती थी। वो अपने पैरों को पटकती थी, पाँवों के अनेक व्यायाम करती थी, फिर छोटे छोटे कदमों में चलना शुरू करती थी। इस अवस्था में वो इस प्रकार की भावना जगाती थी जैसे कि कोई 1 साल का बच्चा अपनी सोच और ध्यान को बहुत केंद्रित करने के बाद पहला कदम उठाने की तैयारी कर रहा हो। जब उस वृद्धा के पैर कुछ लचीले हो जाते थे और सक्रिय होने लगते थे तो उसमें कुछ ऐसी गतिशीलता आ जाती थी जिसे वो रोक नहीं पाती थी। वो तेज़ और तेज़ चलती थी जिससे वो दौड़ सके। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले उसके लिए रुकना असंभव हो जाता था। उनकी ये विवेचना सुनने के बाद फिर सभी बूढ़े का प्रदर्शन करने लगे थे तो सर बीच बीच में उन्हें समझाते रहे। अंततः उन्होंने कहा था, अगर यौवन के उत्साह में परिपूर्ण अभिनेता किसी वयोवृद्ध की भूमिका ग्रहण कर लेने पर यह समझ लेता है कि विस्तृत कार्य व्यापार के विभिन्न कठिन पक्षों को उसे किस प्रकार ग्रहण करना और फिर संभालना चाहिए, अगर वो चेतना के साथ पूरी ईमानदारी से बिना अतिरंजना का सहारा लिए मूल चरित्र की सीमाओं में अपने को रखते हुए वो बूढ़ा नाटक की किन परिस्थितियों के बीच है यह भली प्रकार समझ लेता है, तब अभिनेता खुद को प्रदत्त परिस्थितियों से मिलती जुलती अवस्थाओं में रखने में सफल होगा। अगर वो एक बूढ़े व्यक्ति की लय और पैरों की गति को आत्मसात कर लेगा, यदि वो महत्वपूर्ण और वास्तविक रूप से विचारणीय को ग्रहण कर लेगा तो वो रंगमंच पर उसे रूपायित कर सकेगा। बुढ़ापा आ जाने पर प्रदत्त परिस्थितियाँ कैसी हैं उन्हें खोजना और फिर उसको अपने अनुरूप बनाना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार उन्हें जान लेने पर तकनीक के माध्यम से उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है।